हेलो नमस्कार। मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज जो क्लास है इतिहास का दूसरा चैप्टर राजा किसान और नगर, उसके दूसरे भाग की अपन इस वीडियो में बात करने वाले। तो देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको जो पिछले वाला जो वीडियो है राजा किसान और नगर, उसका जो पहला भाग है, इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने बात की थी कि जो महाजनपद हुआ करते थे वो किस प्रकार से अवस्थित थे, कौन कौन से महाजनपद थे, कितने थे। 16 महाजनपद थे। और इसके अंदर अपन आज बात करेंगे मगध के बारे में कि तो 16 महाजनपदों में जो मगध था वो ही सर्वश्रेष्ठ कैसे था। इसके कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे। तो इस वीडियो में अपन पूरी बात बताएंगे आपको किस प्रकार से यहाँ पर मौर्य साम्राज्य का उदय होता है, किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य है वो अपने गुरु चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। देखिए, एक गुरु है वो अपने शिष्य को बना सकता है, लेकिन शिष्य भी आज्ञाकारी होना चाहिए। एक शिष्य की तरह मतलब आज्ञाकारी जो गुरु कह दे वो उसके लिए भगवान का आदेश हो, तो गुरु अपने शिष्य को बना सकता है। तो आगे अपन बात करेंगे, इस वीडियो के अंदर आपको एक कहानी सुनाई जाएगी कि किस प्रकार से मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ था। लेकिन इससे पहले कुछ फैक्ट है जिनको अपन देख लेते हैं। इतिहास के अंदर एक प्रश्न पूछा जाता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को भारतीय इतिहास का परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है। कि जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है उसको भारतीय इतिहास का परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है, तो उसमें कुछ पॉइंट है। सबसे पहला, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था कि जो आरंभिक राज्य है उनका उदय हो गया था। जो 16 महाजनपद है उनका इसके अंदर उदय हुआ। दूसरा, यहां पर सिक्कों का प्रयोग है वो ज्यादा होने लग गया था। लोहे का बढ़ता प्रयोग, आरंभिक जो नगर है उनका उदय हो गया था। ब्राह्मणों द्वारा धर्मशास्त्रों की रचना की गई थी और धर्मशास्त्रों में ब्राह्मणों ने यह कहा था कि जो क्षत्रिय कुल के राजा हैं, जो क्षत्रिय कुल के व्यक्ति हैं, वो ही राजा बन सकते हैं। और राजा का काम क्या होगा, जो भी शिल्पी है, जो भी किसान है, जो भी व्यापारी है, उनसे टैक्स लेना, कर वसूल करना और उनसे जो दी गई भेंट है वो लेना। तो ये उनका काम हुआ करता था। तो आइए कुछ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चलते हैं और जो कौन कौन से इसको क्यों इसको परिवर्तनकारी काल माना जाता है उसके बारे में अपन जिक्र करने वाले। शताब्दी इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है, एक प्रश्न पूछा जाता है इतिहास के अंदर। बहुत ही फेमस प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, बहुत से एग्जाम में पूछा भी गया है और आगे भी जैसे इतिहास की एग्जाम लगेगी 12वीं की तो उसके अंदर ये पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर आप लिखोगे आरंभिक राज्यों का उदय। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो आरंभिक राज्य थे, जो 16 महाजनपद थे, उनका उदय हो गया था। तो पहला पॉइंट बनेगा आरंभिक राज्यों का उदय है वो हो गया था। दूसरा, नगरों का विकास। अब महाजनपदों में क्या हुआ, जो नगर हैं वो विकसित होने शुरू हो गए थे। एक राजनीतिक प्रणाली है वो शुरू हो गई थी, राजा का शासन होना शुरू हो गया था, तो नगरों का विकास होना शुरू हो गया था। नंबर तीसरा पॉइंट, सिक्कों का बढ़ता प्रयोग। जो सिक्के हैं उनका प्रयोग होने लग गया था। अपने अपने हिसाब से राजा सिक्के जारी करते थे, उनके ऊपर अपनी अपनी मोहर खुदवाते थे, तो सिक्कों का है प्रयोग है वो बढ़ता गया। उसके बाद में लोहे का बढ़ता प्रयोग। अब राजा है उसको लोहे की आवश्यकता होगी, क्योंकि खेती करने के लिए किसान को उपकरण की आवश्यकता होती है, औजार की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए लोहा बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करता था। और दूसरा है लोहे से हथियार भी बनते थे, तो इस कारण से लोहे का बढ़ता प्रयोग शुरू हो गया था। उसके बाद में पांचवा है बौद्ध और जैन विचारधाराओं का उदय। आपने पढ़ा है महात्मा बुद्ध के बारे में, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। महावीर जैन के बारे में आपने पढ़ा है। तो बौद्ध और जैन जैसी विचारधाराओं का उदय भी यहाँ पर होना शुरू हो गया था। पांचवा पॉइंट है ब्राह्मणों द्वारा धर्मशास्त्रों की रचना। यानी जो ब्राह्मण है उन्होंने धर्मशास्त्रों की रचना कर दी। अब ब्राह्मण जो लिखते थे एकदम सटीक लिखते थे, सही लिखते थे, शास्त्र सम्मत बात लिखते थे। उनका ये कहना था कि क्षत्रिय वर्ण, 4 वर्ण बताए गए हैं। ब्राह्मण पहला, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। उन्होंने ये बताया अपने धर्मशास्त्रों में कि जो क्षत्रिय वर्ण के, जो क्षत्रिय कुल के व्यक्ति हैं वो ही राजा बन सकते हैं, उन्हीं को राजा बनने का अधिकार है वो दिया गया। राजा का काम क्या होता था, भेंट स्वीकार करना और कर लेना। जो किसान होते थे, व्यापारी होते थे, जो भी शिल्पीकार होते थे, उनसे भेंट स्वीकार करना, उनसे कर लेना इसका मुख्य काम होता था, ताकि वो अपने आगे की जो राज प्रशासनिक व्यवस्था थी वो उससे चल सके। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि 16 महाजनपदों में जो प्रथम स्थान पर मगध ही क्यों था। कुछ ना कुछ ऐसी विशेषता होंगी मगध के अंदर, कुछ ना कुछ ऐसी इसकी कार्य प्रणाली होगी जिसके कारण से इसको प्रथम स्थान दिया गया। तो ये भी बहुत से बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम महाजनपदों में जो मगध है
ये ही प्रथम कैसे था, इसके शक्तिशाली होने के पीछे कौन कौन से कारण थे। तो सबसे पहले इसकी अवस्थिति की बात कर ले कि जो मगध है ये कहां पर स्थित था। तो मगध है ये वर्तमान बिहार राज्य में स्थित है। अब जो मगध, जो आप बिहार राज्य देख रहे हो, ये प्राचीन समय में मगध हुआ करता था, जो सबसे शक्तिशाली और सबसे प्राचीन महाजनपदों में से एक माना जाता था। तो ये वर्तमान में बिहार राज्य में स्थित है। लगभग 6ठी शताब्दी से लेकर के 4थी शताब्दी ईसा पूर्व तक ये क्या था, सबसे शक्तिशाली महाजनपदों में से एक बन गया था। अब कौन कौन से कारण हैं उनकी अपन बात करेंगे कि क्यों ये शक्तिशाली बन गया था। तो देखिए, मगध 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। इसके शक्तिशाली होने के निम्नलिखित कारण थे। कौन कौन से कारण है? सबसे पहले उपजाऊ भूमि थी। बिहार वाला जो क्षेत्र है वो उत्तर के विशाल के मैदान में पड़ता है। आपने भूगोल के अंदर भारत के भौतिक प्रदेश पढ़े होंगे, उसके अंदर उत्तर प्रदेश के जस्ट आगे जो राज्य है वो बिहार है। और यहाँ पर जो भूमि है वो उपजाऊ है, क्योंकि मृदा कैसी है, जलोढ़ मृदा है, और जलोढ़ मृदा होने के कारण ये क्षेत्र बड़ा ही उपजाऊ है। अब जो क्षेत्र उपजाऊ होगा, जाहिर सी बात है वहां की मिट्टी उर्वरकता वाली होगी और वहां पर फसलें अच्छी होंगी। तो जलोढ़ जो मृदा है उसके अंदर हर प्रकार की फसलें हैं वो की जा सकती है, हर प्रकार की कृषि है वो की जा सकती है। तो उपजाऊ भूमि होने के कारण इसकी अच्छी फसल होती थी। दूसरा, लोहे की खदान उपलब्ध थी। देखिए, लोहा सबसे इंपॉर्टेंट होता था उस समय। जहां पर लोहा मिल गया, क्योंकि मगध महाजनपद था, वहां पर लोहे की खदानें थी। और लोहे का प्रयोग किस लिए किया जाता था? लोहे का प्रयोग एक तो कृषि के लिए उपकरण बनाने में किया जाता था। भाई किसान है, वो कोई भी कृषि का काम करेगा तो उसको औजारों की आवश्यकता होगी, और औजार किससे बनेंगे? लोहे से बनेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या था, लोहे की खदान है वो उपलब्ध थी, और जिससे औजार और हथियार बनाना है वो आसान हो गया था। एक तो किसानों के लिए औजार मिल जाते थे, और दूसरा जो राजा होते थे उनको लोहे से हथियार बनाना है वो आसान हो गया था। दूसरा पॉइंट हो गया ये। तीसरा, जंगलों में हाथी उपलब्ध थे। मगध के अंदर हाथियों की प्रचुरता थी। जो जंगल पाए जाते थे बिहार के अंदर, वहां पर हाथी ज्यादा हुआ करते थे, और हाथी उस समय सेना के सबसे महत्वपूर्ण अंग में से एक था। तो मगध के अंदर जो जंगल पाए जाते थे उनके अंदर हाथियों की प्रचुरता थी, और हाथी है वो सेना के सबसे महत्वपूर्ण अंग थे। नंबर चौथा, गंगा और उसकी सहायक जो उपनदियां हैं उसके किनारे अवस्थित होने के कारण जो आवागमन है वो बड़ा ही सस्ता और सुलभ था। गंगा और उसकी सहायक उपनदियां थी जिसके किनारे ये मगध महाजनपद है ये स्थित था, और इससे आवागमन बहुत ही सस्ता और सुलभ है, वहां के लोगों को मिल जाता था। पांचवा है, मगध में योग्य और शक्तिशाली शासक जैसे बिंबिसार, ये कुछ राजाओं के नाम है जो उस समय रहा करते थे। बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मानंद और चंद्रगुप्त मौर्य आदि जो शासक है उनकी नीतियां इसको उत्कृष्ट बनाने के लिए इन्होंने अपना योगदान दिया। कौन कौन से? बिंबिसार जो हर्यक वंश के संस्थापक थे, अजातशत्रु जो भी हर्यक वंश के थे, उसके बाद में नंद वंश के संस्थापक है महापद्मानंद, उसके बाद में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये कुछ राजा है जिसके कारण से ये जो मगध है बहुत ही उत्कृष्ट था। उसके बाद में आता है प्रारंभिक राजगाह है, जिसकी राजधानी हुआ करती थी, जिसका शाब्दिक अर्थ है राजा का स्थान। ये इसकी प्रारंभिक राजधानी हुआ करती थी हर्यक वंश के समय, बिंबिसार के समय। राजा का घर जिसका नाम हुआ करता था, मगध की राजधानी थी। उसके बाद में 4थी शताब्दी में इसकी राजधानी बनी है पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र का वर्तमान में नाम है पटना, जो कि बिहार की राजधानी है। तो ये मगध की राजधानी बनी थी पाटलिपुत्र। तो मौर्य साम्राज्य की बात करें, इसके शासनकाल की बात करें, इसकी राजनीतिक प्रणाली की बात करें, उससे पहले इसका उदय किस प्रकार से हुआ था, क्योंकि यहाँ पर गुरु और शिष्य का जिक्र चलेगा। एक छोटी सी कहानी का जिक्र यहाँ पर किया जाएगा, तो उस कहानी को मैं आपको बताना चाहता हूं। तो देखिए, होता क्या है, गांधार के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है तक्षशिला। वहां के एक गुरु थे जिनका नाम है चाणक्य। जब उनको ये पता चलता है कि सिकंदर है ये भारत पर आक्रमण करने वाला है, सिकंदर ने सिंधु नदी को पार कर दिया है, वो झेलम नदी के बहुत करीब है। आचार्य चाणक्य एक ऐसे शिष्य थे जो भारत की अखंडता से परिचित थे। ये भारत को एक अखंड रखना चाहते थे, अखंड साम्राज्य रखना चाहते थे। अब जैसे ही उनको पता चलता है, वो इस बात का जिक्र अपने जो साथी अध्यापक होते हैं उनसे भी करते हैं, लेकिन उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता उनके अध्यापकों द्वारा। उस समय मगध में एक वंश था जिसका नाम था नंद वंश, क्योंकि मगध बहुत बड़ा साम्राज्य था जैसा कि अपन ने जिक्र किया है। और उस समय
मगध पर शासन करता था नंद वंश, और नंद वंश के वहां के उस समय अंतिम शासक थे घनानंद, वो वहां के राजा थे। अब आचार्य चाणक्य, भाई जाहिर सी बात है, जहां राजा होगा वहीं जाएगा आदमी सुरक्षा के लिए, अपने राज्य की सुरक्षा के लिए, क्योंकि राज्य की सुरक्षा का दायित्व एक राजा को हुआ करता था। उनके पास चाणक्य जाते हैं और उनसे जाकर के आग्रह करते हैं कि राजन, सिकंदर है ये भारत पर आक्रमण करने वाला है और इसने सिंधु नदी को पार कर दिया है। इसका जो अब टारगेट है ये भारत है और ये भारत के अंदर प्रवेश करेगा। आचार्य चाणक्य थोड़े से कुरूप थे, थोड़े से काले रंग के थे, और ये जो घनानंद है ये राजा, ये इस प्रकार का राजा है कि इसका राजकार्यों में कोई ध्यान नहीं है। एक विलासी राजा था, उस समय नृत्य लिप्सा में व्यस्त था, मदिरा इसने पी हुई थी, तो इस कारण से इन्होंने चाणक्य को धक्का दे दिया। जैसे उन्होंने कोई बात बताई चाणक्य ने, इन्होंने चाणक्य को धक्का दे दिया। अब जैसे ही चाणक्य को धक्का दिया, चाणक्य संभल नहीं पाए और चाणक्य वो गिर गए। गिरते ही इनका अपमान हो गया। पूरे दरबार में जितने भी मंत्री थे, जितने भी सेनापति थे, सभी ने इनकी हंसी उड़ाई, इनका अपमान हो गया। कभी भी जिंदगी में देखिए स्टूडेंट्स, कभी भी जिंदगी में अपन को किसी भी गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। ये चाणक्य के माध्यम से बता रहा हूं, क्योंकि चाणक्य का अपमान हुआ है, और चाणक्य का अपमान होने के बाद में उन्होंने जो सौगंध खाई है, जो प्रतिज्ञा की है, वो प्रतिज्ञा क्या थी? वो प्रतिज्ञा ये थी कि हे राजन, तूने जिस गुरु का अपमान किया है, अब से मैं चाणक्य की सौगंध खाता हूं, ये प्रतिज्ञा करता हूं कि आज के बाद में तेरे राज्य का अंत कर दूंगा और तेरे स्थान पर किसी योग्य शासक को बैठा दूंगा। वर्तमान सानिध्य के अंदर मैं बात करना चाहता हूं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो गुरु का अपमान कर देते हैं। 30 से 35 स्टूडेंट की क्लास को कोई व्यक्ति है, लीड कर रहा है, आपका अध्यापक है, वो आपको पढ़ा रहा है, पूरे दिन उसको खड़ा रहना पड़ता है। और आप देखिए, सब कुछ किसी को नहीं आता, कोई भी किसी चीज में परिपूर्ण नहीं होता है। कोई कारणवश किसी चीज के अंदर किसी को कम ज्ञान होगा, सभी के पास पूरा नहीं हो पाता है, लेकिन आप बिना सोचे समझे गुरु का अपमान कर देते हो। तो जब आप गुरु का अपमान कर देते हो तो आपका जो पतन है वो निश्चित है। तो आपको गुरु का कभी भी अपमान नहीं करना है, उसको मान सम्मान देना, उसको पूरी रिस्पेक्ट देना है। अगर मान सम्मान और इज्जत दोगे तो आप उन्नति के शिखर पर पहुंच जाओगे, क्योंकि गुरु है। जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया है, चक्रवर्ती सम्राट बनाया है, तो एक गुरु अपने शिष्य को बना सकता है, उसके पास वो उपलब्धि होती है। तो चलिए अपन बात करते हैं आगे की कहानी की, कि आगे किस प्रकार से वो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनने के लिए तैयार करते हैं। अब जैसे उनका अपमान होता है, वो राज दरबार से चले जाते हैं, सौगंध करते हैं, और सौगंध करने के बाद में राज दरबार से चले जाते हैं। राज दरबार से जैसे वो जंगल की तरफ जा रहे थे, तो उस जंगल के अंदर उन्होंने कुछ 5-7 लड़कों का झुंड देखा। उस 5-7 लड़कों के झुंड में गुरु होता है, वो अपने शिष्य को, प्रतिभाशाली जो शिष्य होता है, उसको देखते ही पहचान लेता है कि इसके अंदर कितनी प्रतिभा है, ये कहां तक उन्नति कर सकता है, ये कहां तक विकास कर सकता है, देखते ही उसको पता चलता है। अब जैसे ही 5 से 7 लड़कों को झुंड को उन्होंने देखा, देख करके एक लड़के को उन्होंने देखा है उस झुंड के अंदर, जो लड़का उन 5-6 लड़कों से काफी ज्यादा होशियार था, प्रतिभा थी उसके अंदर, वो पूरी टीम को लीड कर रहा था, उन 5 लड़कों को लीड कर रहा था, नायक बना हुआ था उनका, एक तरह से कह सकते हैं कि राजा है वो बना हुआ था। अब चाणक्य है, वो उनको अपने पास बुलाते हैं, उनसे उनका नाम पूछते हैं, तो उस लड़के ने अपना नाम चंदू बताया। अब उन्होंने पूछा आगे कि यहाँ क्या कर रहे हो जंगल में, तो उन्होंने कहा कोई शिकारी है, उसने हमको पकड़ रखा है, तो शिकारी का हम कुछ काम कर देते, जिसके कारण से हमको दे देता है, ये चंदू इनको बताते हैं। उसके बाद में चाणक्य है उस शिकारी को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि ये बच्चा मुझे चाहिए। शिकारी ने कहा ठीक है, मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, धन वगैरह देना पड़ेगा। तो जो भी धन है थोड़ा बहुत उन्होंने उनको दिया और चंदू को खरीद लिया उस शिकारी से। अब उसको लेकर के चाणक्य है वो तक्षशिला के अंदर आ गए, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जहां पर वो पढ़ाया करते थे, वहां पर उसको लेकर के आ जाते हैं। अब पूरी व्यवस्था उसकी शिक्षा दीक्षा की ये चाणक्य संभालते हैं। कोई भी उसको जो भी संबंधित सब्जेक्ट के अंदर जो भी डाउट्स वगैरह होते थे, वो सब यही क्लियर करते थे। रात को इसको पढ़ाया भी करते थे, शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दिया करते थे,
हर प्रकार से इसको पारंगत किया गया, शस्त्र और शास्त्रों में इसको पारंगत किया गया, सभी चीजों का ज्ञान है वो दिया गया। धीरे धीरे ये चंद्रगुप्त मौर्य बड़े होते हैं, 25 साल की इनकी अवस्था हो जाती है। उसके बाद में ये गुरु दक्षिणा मांगते हैं, और गुरु दक्षिणा में क्या मांगते हैं कि मुझे तुम्हें घनानंद को पराजित करना है, जो नंद वंश के अंतिम शासक है उसको तुम्हें पराजित करना है, ये गुरु दक्षिणा मांगते हैं। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य अपने बाहुबल, अपने शौर्य पराक्रम से, अपनी सेना लेकर के चाणक्य की सहायता से जो नंद वंश के अंतिम शासक है घनानंद, उसको परास्त करते। तो ये था मौर्य साम्राज्य और किस प्रकार से उसका उदय होता है। ये कहानी गुरु शिष्य की थी, इसलिए मैंने आपको बता दी। अब हम बात करते हैं कुछ पॉइंट्स के ऊपर कि कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ से पूछे जाते हैं। तो मौर्य साम्राज्य का जो शासन काल था वो 382 से 185 ईसा पूर्व था। घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। जो घनानंद से नंद वंश के अंतिम शासक है उनको हराकर के चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। दूसरा, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। अब इनको कई नामों से पुकारा जाता है इतिहास के अंदर। चाणक्य भी इनको कहा जाता है, चाणक्य जाति के ब्राह्मण थे, इस कारण से इनको चाणक्य कहा जाता है। कौटिल्य भी इनको कहा जाता है क्योंकि कुटिल बुद्धि थे, और विष्णुगुप्त भी इनको कहा जाता है, जो इनके बचपन का नाम था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु प्रधानमंत्री भी थे, जो गुरु भी थे और प्रधानमंत्री बनते बाद में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। चाणक्य को विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है। उसके बाद में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। तो काफी बार प्रश्न पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे, तो चाणक्य थे। तो इन्होंने अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक लिखी थी जो राजनीति के ऊपर आधारित थी। उसके बाद में इनका जो शासन है पश्चिमी उत्तर बलूचिस्तान से लेकर के और सिंध प्रांत तक हुआ करता था। इतना बड़ा साम्राज्य इनका था, अफगानिस्तान से लेकर के बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। उसके बाद में बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की जानकारी जो स्रोत है वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं, कौन कौन से ऐसे अपन को साहित्यिक स्रोत मिले हैं, कौन कौन से ऐसे पुरातत्व स्रोत मिले हैं जिससे अपन को मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिली है। तो सबसे पहले साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं। तो साहित्यिक स्रोत बौद्ध और जैन साहित्य से इसकी जानकारी अपन को प्राप्त होती है। दूसरा, अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक लिखी है चाणक्य ने, जिसके लेखक है चाणक्य। उन्होंने भी इस साम्राज्य की जानकारी दी है अर्थशास्त्र के अंदर। उसके बाद में इंडिका पुस्तक, जिसके लेखक थे मेगास्थनीज, जो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। जब हेलेना की शादी होती है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, तो उनके दरबार में ये भी आते हैं जिनका नाम था मेगास्थनीज। उसने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। उसके बाद में कुछ पुराण हैं जिनसे भी अपन को जानकारी मिलती है मौर्य साम्राज्य के बारे में। उसके बाद में एक पुस्तक है मुद्रा राक्षस, जिनके लेखक है विशाखादत्त। उन्होंने भी इस मौर्य साम्राज्य की जो जानकारी है वो दी है। उसके बाद में कुछ पुरातात्विक स्रोत हैं, इसके अंदर अभिलेख जो पत्थरों पर लिखे जाते थे, जो कठोर वस्तुओं पर लिखे जाते थे, अपने पहले वीडियो में जिक्र किया था। तो कुछ अभिलेख है उनसे भी जानकारी मिलती है। सिक्के, जो प्रारंभिक सिक्के हैं, जो आहत सिक्के हैं, उनसे भी इससे जानकारी अपन को प्राप्त होती है। मर्द भांड और पाषाण है, वहां से भी जानकारी प्राप्त होती है, और जो कुछ स्तंभ है वहां से भी साम्राज्य की जानकारी अपन को मिलती है। चाणक्य द्वारा लिखी गई जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक है मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देती है, लेकिन ये पुस्तक सिर्फ राजनीति के ऊपर आधारित थी। अर्थशास्त्र के अंदर प्रशासनिक कोई भी बात नहीं बताई गई है, राजनीतिक बात बताई गई। राजनीति क्या होती है, किस प्रकार से की जाती है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। अर्थशास्त्र में राजनीति तथा लोक प्रशासन का वर्णन मिलता है। विशाखादत्त, ये जो मुद्रा राक्षस पुस्तक है, इसमें बताया किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो विशाखादत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में यह बताया गया कि किस प्रकार से मौर्य साम्राज्य की स्थापना है वो की गई थी। नंद वंश को समाप्त करके किस प्रकार से मौर्य साम्राज्य है उसकी स्थापना की गई थी। पत्थर पर जो लिखे गए अभिलेख है उसको मौर्य काल की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं कि पत्थर पर कुछ अभिलेख लिखे गए हैं जिनसे अपन को मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। मौर्य काल की मूर्तिकला मौर्य इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मूर्तिकला, कुछ मूर्तियां बनाई गई हैं जो काफी फेमस थी उस समय। तो मौर्य काल की जो मूर्तिकला है ये भी इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। उसके बाद में बात करते हैं मौर्य साम्राज्य में प्रशासन, किस प्रकार से प्रशासनिक इकाइयों के अंदर मौर्य साम्राज्य बटा हुआ था। तो 4 केंद्रीय प्रांत थे, एक राजधानी थी। तो अपन बात करते कौन कौन से केंद्रीय प्रांत हुआ करते थे। राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो मौर्य साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, एक राजधानी थी, और 4 प्रांतीय केंद्र थे। राजधानी थी पाटलिपुत्र, जिसका नाम था पटना। उसके बाद में तक्षशिला, जहां पर आचार्य चाणक्य पढ़ाया करते थे, ये भी प्रांतीय केंद्र हुआ करता था, तक्षशिला। उसके बाद में उज्जैनी, ये दूसरा प्रांतीय केंद्र। उसके बाद में तोसली, ये दक्षिण भारत के अंदर है। और उसके बाद में सुवर्णगिरी कर्नाटक के अंदर है, जहां से सोने की खानें मिली है। तो ये 4 प्रांतीय केंद्र भी हुआ करते थे। तो इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य में प्रशासन की जो जानकारी है वो मिली। की तरफ अशोक का धर्म, तो
तो अशोक का धर्म क्या था उसके बारे में जिक्र करते हैं। तो सबसे पहले धर्म के बारे में जिक्र करते हैं कि धर्म किस प्रकार से था। तो अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक कल्याण के लिए, उन्नति के लिए कुछ नियम बनाए थे जिनको धर्म कहा जाता है। अब अशोक ने ये कहा कि कुछ नियम है ऐसे जो इस जन्म से लेकर के अगले जन्म के अंदर भी ये कुछ नियम है, ये आपके काम आएंगे और आपका जो अगला जन्म है ये भी सही हो जाएगा इन नियमों के द्वारा। तो अशोक के अनुसार धर्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में था, इसके बाद के संसार भी अच्छा रहेगा। अशोक ने धर्म क्यों स्वीकार किया, इसके पीछे कारण ये था कि एक कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। कलिंग का युद्ध होता है, उस कलिंग युद्ध में 1.5 लाख व्यक्ति हैं, यानी कि 1 लाख लोग तो मारे जाते हैं और 50,000 व्यक्ति हैं वो घायल हो जाते हैं, जिसके कारण से उस रक्त संहार को देख करके अशोक का हृदय है ये परिवर्तन होता है और उसके बाद में घोषणा करता है कि आज के बाद में मेरे साम्राज्य में रणघोष और भेरी घोष की ध्वनि की जगह धर्म घोष की आवाज है ये सुनाई देगी। अब कुछ नियम है इसने शुरुआत किए थे। तो अशोक की धर्म की विशेषता क्या क्या थी, कौन कौन से नियम बनाए। तो सबसे पहले इसने ये कहा कि बड़ों का सम्मान करना है, जो भी आपसे बड़े हैं उनका सम्मान हमें करना चाहिए। उसके बाद में सत्य बोलना, ये उन्होंने बात इसके अंदर कही। अपने से छोटों के साथ उचित व्यवहार करना, जो भी आपसे छोटे हैं उनके साथ उचित व्यवहार करना, इन्होंने ये बताया कि उचित व्यवहार है उनके साथ होना चाहिए। उसके बाद में ब्राह्मणों और गुरुओं के प्रति सहानुभूति, जो ब्राह्मण है जो गुरु है उनके प्रति सहानुभूति का जो भाव है वो रखना चाहिए, ये भी उन्होंने बताया। उसके बाद में सभी धर्मों का सम्मान करना है, चाहे कोई सा भी धर्म होगा, आपका धर्म जैसे हिंदू है या फिर किसी और का धर्म जैसे मान लो मुस्लिम है, तो अपन को क्या करना है, सभी धर्मों का सम्मान करना है। उसके बाद में जो दास है और सेवक है उसके प्रति भी दयावान रहना, इन्होंने ये बताया। तो इस प्रकार से अशोक के कुछ नैतिक नियम है, कुछ सिद्धांत है वो दिए हैं। तो इस प्रकार से अशोक की धर्म की विशेषताएं, और भी बहुत सारे नियम है इन्होंने दिए हैं, लेकिन इस प्रकार से इन्होंने कुछ सिद्धांत है ये। तो देखिए ये था राजा किसान और नगर, उसका दूसरा चैप्टर नंबर 2 का दूसरा पार्ट। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।